हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने करंट अफेयर पिछले एक साल के जो थी उसमें से 2 क्लास कर चुके हैं। आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आगे क्या है न्यूज़ देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो है फुल फॉर्म जो है, ये जो है इंग्लिश जो है इसका याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसको फुल फॉर्म में पूछ लेता है कि फसाई का फुल फॉर्म क्या है, द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा जो है सूचकांक है। ठीक है। वर्ष 2020-21 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, केरल और तमिलनाडु। छोटे राज्यों में शीर्ष कौन कौन से हैं? गोवा, मेघालय और मणिपुर। फिर आगे संघ शासित प्रदेश जो भी हैं उनमें कौन कौन से हैं शीर्ष 3? जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। ठीक है। सूचकांक में सबसे निचले स्थान प्राप्त करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? मिजोरम छोटे राज्यों में 8वां स्थान है इसका। बिहार बड़े राज्यों में 20वां स्थान है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में इसका 8वां स्थान है। ठीक है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्राप्तांक 59 ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। 59वीं रैंक के साथ जो है उत्तर प्रदेश का जो है 5वां स्थान है। ठीक है। रेल कौशल विकास योजना 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास जो है कार्यक्रम है। ठीक है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेडों यथा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण जो है शामिल होगा। इस प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। भारत में अपराध 2020 14 सितंबर 2021 को NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया, जो इस श्रृंखला का कौन सा है? 68वां संस्करण है। ठीक है। अब तक के 67 जारी हो चुके थे, ये जो है 68वां है 2020 वाला। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध, जिसको कॉग्निजेबल क्राइम्स बोलते हैं, पंजीकृत किए गए, जिसमें 42,54,356 भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत तथा 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत जो है अपराध इसमें दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए, जो कि दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए।
वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले जो है कितने हैं, 3,71,503 इतने मामले इसके दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 की तुलना में 8.3% की गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर 56.5 रही। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्यों से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 19 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर में 698 जिलों में 17,475 गाँवों को जो है आच्छादित किया जाएगा। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ODF स्थायित्व तथा गाँवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG 2021 में कई नए तत्वों को शामिल किया गया है जो निम्नवत हैं: ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था जो है इसको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं सुजलाम अभियान क्या है। सुजलाम 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ODF स्थायित्व, ODF सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण करवाना है, शौचालयों की मरम्मत करवानी है, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच जो है बढ़ानी है। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है। कौन से? लगातार चौथी बार जो है इसको स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है सबसे अच्छा जो है स्वच्छ शहर इसको माना गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग्स 2021, 9 अगस्त 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 6वां संस्करण है। इसमें समग्र श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ 7 विभिन्न विषयों जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। वो कौन कौन से हैं 5 समूह? शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशिता और बोध। ठीक है।
इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो? IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और JNU और BHU। ठीक है। NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से हैं? 5वीं रैंक के साथ IIT कानपुर है, 10वीं रैंक के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, 18वीं रैंक के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और 28वीं जो है IIT, ठीक है, BHU। 43वीं रैंक MIT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, 60वीं रैंक इसकी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। मैनेजमेंट क्षेत्र में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द नई दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। कार्बी आंगलोंग समझौता क्या है, इसको देखते हैं। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि गुट कौन कौन है? पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। कैक KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद कार्बी वेलफेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उग्रवादियों को पुनर्वास का प्रावधान भी शामिल है। ठीक है। कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान,
रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक से उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया गया है। NERDSDGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है। NERDSDGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबद्ध है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। प्रत्येक जिला हेतु NER-SDG इंडेक्स SDG वार 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। ठीक है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत हैं, जिसमें 53 अंक के साथ किफरे नागालैंड अंतिम स्थान पर है। रैंकिंग में 103 जिलों में 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं, जबकि 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं है। सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कापर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। कापर महसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलीसोचिलस हेक्सागोनोलिपस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं के उपलक्ष्य में की गई थी।
गौरतलब है कि ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे में, तमिलनाडु तीसरा स्थान पर है। ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज़ में सूरत एकमात्र विजेता था। ISAC 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मतलब ताड़ मिशन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च। इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं। वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन व वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 365.65 लाख टन तक पहुंच गया है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में 8844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021, इसको देख लेते हैं क्या है। 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के साथ ही विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरीकरण का एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी प्रदेश सरकार को सौंप दिया। अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर बनाए रखने संबंधी प्रावधान किए हैं। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपत्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रोन्नति से वंचित कर दिए जाने जैसे प्रावधान इसमें शामिल हैं। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है और वे इन कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हैं तो उन्हें पानी, बिजली, गृह कर, गृह लोन जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है।
मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। यह पार्क 4490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। आभासी माध्यम मतलब वर्चुअल, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई थी। ये अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। PMUY 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का प्रयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे LPG उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। ये 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातियाँ, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग। इसके साथ ही LPG कनेक्शन उपलब्ध करने के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां LPG कनेक्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया। ठीक है। शून्य अभियान क्या है? 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एवं RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेज़ी लाना है। आप लोग क्लास जो है पूरी देखा करिए और जो है सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे जो है मोटिवेशन मिलेगा तभी फिर आगे की वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत अंत यहीं पे करते हैं। थैंक यू दोस्तों।